अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था जर्मनी का, मैक्स वेबर, उसकी एक थ्योरी रखना चाहता हूं, जो थ्योरी उसने सेकुलर सोसाइटी के इंटेग्रल कंपोनेंट्स के तौर पर रखी थी। इंटेग्रल कंपोनेंट्स का मतलब यह है ऐसे जुज जो उससे जुदा नहीं हो सकते, ऐसी डायमेंशंस जो सेकुलर सोसाइटी के एक्सप्रेशन के लिए नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, कि अगर कोई सेकुलर सोसाइटी पनपेगी और एग्जिस्ट करेगी, उसके ये थ्री इंटेग्रल कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो मैक्स वेबर आपके सामने, और ये हवाला मैं आपको देता हूं। हवाला ये एसेज ऑफ सोशियोलॉजी है। मैक्स वेबर जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट थे, मिड 19 और लेट 90s के। उसमें उन्होंने एसेज ऑफ सोशियोलॉजी लिखा था, और ये जो रेफरेंस मैं कोट कर रहा हूं, ये नकीब अल अत्ताश साहब की किताब है, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, उसका मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूं वहां से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मेरी हमेशा आदत है कि जब मुझे कोई रेफरेंस मिलता है, मैं ओरिजिनल रेफरेंस की तरफ जाता हूं। चूंकि मैंने ढूंढा पीडीएफ में, ऑनलाइन बड़ी जगहों पर मैंने देखा, मुझे मैक्स वेबर के एसेज ऑफ सोशियोलॉजी नहीं मिले। अगर किसी के पास हुए तो मुझे पीडीएफ सेंड कर देना। मुझे चूंकि ऑनलाइन नहीं मिले, तो मैंने हवाले के तौर पर नकीब अल अत्ताश, एक बहुत बड़ा नाम है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। नकीब अल अत्ताश इज अ बिग बिग नेम, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को और इस्लामाइजेशन ऑफ द नॉलेज को किस तरीके से पेश करते हैं। इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर है नकीब अल अत्ताश, मलेशिया के हैं। उन्होंने इस हवाले को कोट किया एसेज ऑफ मैक्स वेबर में। वो कहते हैं सेकुलराइजेशन, या हम उस पॉइंट को कर रहे हैं जब वहां से आप सेकुलराइजेशन करते हैं सोसाइटी को। सेकुलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी, और सेकुलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सोसाइटी को लादीन करते हैं, लादीन, दीन से निकालते हैं। So the integral components in the dimensions of secularization are the disenchantment of nature, the desacralization of politics, and the deconsecration of values. हाँ, ये मैक्स, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो डिसएंचैंटमेंट ऑफ नेचर क्या है? डिसएंचैंटमेंट ऑफ नेचर का मतलब यह है कि नेचर से डिवाइन इंटरवेंशन को निकाल दिया जाए। एक मजहबी शख्स क्या करता है? मजहबी शख्स ये तो मानता है कि बारिश ऐसे 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 होती है, मगर साथ वो ये मानता है कि ये अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल होती है, अल्लाह की इजाजत से होती है। मजहबी शख्स ये तो मानता है कि जल्जले ऐसे ऐसे आते हैं, मगर वो साथ ये मानता है कि अल्लाह की इजाजत से आते हैं। मजहबी शख्स ये तो मानता है कि मां के पेट के अंदर बच्चा ऐसे 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 होता है, मगर वो ये भी मानता है कि अल्लाह की इजाजत से होता है। तो सेकुलर मेंटालिटी अपने कंपोनेंट्स के अंदर, अपनी सिंगल एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के अंदर एक ऐसी नेचर पैदा करती है सेकुलराइजेशन की, कि डिसएंचैंटमेंट ऑफ नेचर, कि जो आप नेचर के गीत गाते हैं ना, अनचैंट करने का क्या मतलब है? एनचैंट का मतलब होता है गीत गाना, तारीफ करना। तो अल्लाह की हमदो सना का जो तसव्वुर पाया जाता है ना नेचर के हवाले से, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चीजें, या क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या चीज बनाई अल्लाह ने। इस तसव्वुर को खत्म कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नेचर नेचर है, बस क्या है ये नेचर है, बस ये ब्लाइंड नेचर है। तो एथिज्म क्या है? नेचुरलिज्म क्या है? यही तो है, और क्या है? तो सेकुलराइजेशन बेसिकली आपको फिलोसॉफिकली, इवन दो इंडिविजुअली, आपको डैमेज करती है। सो जैसे जैसे सोसाइटी सेकुलराइज होती है, वैसे वैसे दीन दूर होता चला जाता है। इंडिविजुअल की जिंदगी से दीन को खुरेच कर निकाल दिया जाता है, और जो ना निकालें, तो इस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, दूसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल बिलीफ, एंड द थर्ड वन, नॉट इंपोजिंग मॉरल वैल्यूज अनलाइक रिलीजियस स्टेट। इस मिसकंसेप्शन को भी हम तोड़ेंगे एक मिसाल के जरिए। तो जो इन चीजों को नहीं करेगा, उनको रगेद के रख दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं आपको कुछ मिसालें आगे दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या था इंटेग्रल कंपोनेंट्स के अंदर? दूसरा था दी सेक्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या मतलब है? तौहीद हाकमियत। दीन क्या कहता है? इस्लामिक स्टेट या रिलीजियस स्टेट क्या कहती है? कि जिस चीज को अल्लाह हराम कहेगा, हम उसको हराम कहेंगे, जिसको अल्लाह के रसूल हराम कहेंगे, हम उसको हराम कहेंगे, और जिसको वो हलाल कहेंगे, हम उसको हलाल कहेंगे। तो डीसेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी है, कानून बनाने की और कानून नाफिज करने की अथॉरिटी है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से छीन ली जाए और उसको खालिस इंसानों को दे दिया जाए। तो और इल्हाद क्या है? और क्या चीज है?
तो सेकुलरिज्म गोया इंडिविजुअल से उसकी चाहत भी छीन लेता है। एक मुसलमान क्या ये नहीं चाहता कि अल्लाह का कानून नाफिज हो? क्या कोई हिंदू नहीं चाहता? क्या कोई ईसाई नहीं चाहता? तो ये कहना कि सेकुलर स्टेट के अंदर कोई जबर नहीं होता, ये सेकुलर स्टेट के अंदर हर मजहब खुशी से रह सकता है, ये बिगेस्ट ब्लंडर है और बिगेस्ट लॉलीपॉप है जो सेकुलर स्टेट के बासियों को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कॉन्सेक्रेशन ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब? हक और बातिल कहां से पहचाना जाता है? अच्छाई और बुराई कहां से पहचानी जाती है? अल्लाह की देन है। उसकी वजह यह है कि हर फर्द यह मानना शुरू कर देता है जो मेरे लिए, एक चोर के लिए चोरी करना अच्छा है, एक रेपिस्ट के लिए रेप करना अच्छा है, एक धोखेबाज के लिए धोखा देना अच्छा है, एक शराबी के लिए शराब पीना अच्छा है, एक ड्रगी के लिए ड्रग करना अच्छा है, एक गैम्बलर के लिए गैम्बल करना अच्छा है, एक होमोसेक्सुअल के लिए होमोसेक्सुअलिटी अच्छी है, और एक स्ट्रेट के लिए स्ट्रेट होना अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी गलत है। तो अच्छाई और बुराई, मॉरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स और मॉरल नॉर्म्स सेट करने का तरीका किसके पास होगा? ये छीन लिया जाएगा और स्टेट को दे दिया जाएगा। सो दीज आर द थ्री इंटेग्रल कंपोनेंट्स ऑफ सेकुलराइजेशन के जो किसी सोसाइटी के अंदर भी डालने पड़ेंगे जब तक उसको सेकुलराइज करना है आपने, अदरवाइज वो सेकुलराइज नहीं होगी। यही वजह है कि अभी रिसेंटली मेरे नजर से एक शॉट गुजरी जिसमें परवेज हुड भाई कहते हैं कि पाकिस्तान तब तक सेकुलराइज नहीं हो सकता जब तक एक अहमदी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया तब तक सेकुलराइज नहीं हो सकता जब तक एक शूदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता या एक सिख नहीं बनता। भारत सिख तो बन गया मगर उसको भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मनमोहन मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो मुसलमान या एथियस्ट तो तब तक नहीं बन सकता। मकसद कहने का यह है कि सेकुलरिज्म बेसिकली आपके अंदर से उन जड़ों को खोखला कर देता है जहां आप मजहबी तौर पर सोचना शुरू करते हैं किसी चीज को। सो दैट्स वेयर इट क्लैशेस। यहां पर ये खलीज आती है कि ये कहना कि एक सेकुलर स्टेट के अंदर मल्टी फेथ लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं वेरी पीस एंड हार्मनी के साथ। दे विल नेवर एवर। इसकी मिसाल मैं दे दूंगा आगे, परेशान नहीं होना। अब आगे चलते हैं। सेकुलरिज्म, मैंने आपको कहा था शुगर कोटेड एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप अपनी यूथ को यह कहते हैं कि आप मुसलमान रहते हुए भी सेकुलर हो सकते हैं, आप सिख होते हुए भी सेकुलर हो सकते हैं। मगर मजे की बात यह है कि जो सेकुलरिज्म के एडवोकेट्स थे वो ये कहते थे कि सेकुलरिज्म की क्लाइमेक्स और उसका पीक ये है, उसकी मिराज ये है कि वो स्टेट के अंदर से मजहब को एलिमिनेट कर देता है। तो और बताएं। अब ये लॉलीपॉप के सेकुलरिज्म, ये सेकुलर स्टेट के नीचे मजहब बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है, फ्रीली प्रोपेगेट किया जा सकता है, फ्रीली प्रोफेस किया जा सकता है, फ्रीली पब्लिक स्क्वेयर्स के अंदर या पब्लिक एरियाज में अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये लॉलीपॉप देना ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सेकुलरिज्म के जो एडवोकेट्स हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स कहते हैं। सबसे पहला हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर एक किताब है टुवर्ड डीसेक्युलराइजिंग सेकुलराइजेशन, जेफरी के हैडन की, जो कि 1987 का इस वक्त एडिशन आपके सामने है, जो सोशल फोर्सेस के नाम से एसेज इकट्ठे किए गए, वॉल्यूम 65 नंबर 3। इसका पेज 587 में आपके सामने रखूंगा, जो कि जेफरी के एसेज हैं टुवर्ड डीसेक्युलराइजिंग सेकुलराइजेशन थ्योरी के, जिस थ्योरी के 3 स्टेप्स मैक्स वेबर के नाम से मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है 587 से लेके 611 पेजेस तक। किसने? जेफरी के हैडन ने, जो सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा एडवोकेट माना जाता है। वो क्या कहता है, अल्फाज सुनिएगा, पेज 587 के सामने। अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि जो सेकुलरिज्म का ख्वाब देख रहे थे और बीज डाल रहे थे वेस्टर्न सोसाइटी में, वो क्या मानते थे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आया ये निकलेगा कि स्टेट तो रिलीजियस रहेगी, रिलीजन लेस रहेगी और नीचे इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं। ये सोचा था उन्होंने, ये मानना था उनका। सॉरी, ये नहीं था।
और अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि सेकुलर स्टेट के नीचे रिलीजन पिरपते रहेंगे और चलते रहेंगे, सॉरी, नहीं रहेंगे। यही इसका एक लॉजिकल रिजल्ट है और ऑटोमेटिक रिजल्ट है और नेचुरल रिजल्ट है। ये किताब आपके सामने, आपने देख ली, इसका पेज 587 के ऊपर आपको लेके चलता हूं। टॉप में सारा आपके सामने है, पेज 587, आप इसको पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना प्रेस ने इसको छापा है 1987 के अंदर। आपके सामने आपको थर्ड लाइन से मैं पढ़ा रहा हूं। फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट स्टैंड पॉइंट, वो कहते हैं एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सेकुलरिज्म का, वो क्या है? रिलीजन इज बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। वो कहते हैं सेकुलरिज्म का मानना यह है कि रिलीजन एक बकायदा मुनज्जम तरीके से जहालत का और तिलिस्माती एक शोबदाबाजी का और एक ज़ैफुल इत्तेकादी का एक मंबा था रिलीजन। तो क्या करना चाहिए उसके साथ हजरत, बताइए, खुद बता दीजिए। तो वो कहते हैं एटलीस्ट, अब ये मिड वाला पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया, इस तरफ आ जाए, तो कहते हैं एटलीस्ट सिंस द एनलाइटमेंट डार्क एजेस से निकलने के बाद, मोस्ट वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैव एंटिसिपेटेड द डेथ ऑफ रिलीजन। ए नुक्ता देखें मिड के अंदर, तो सेकुलर स्टेट के अंडर रिलीजन कैसे पनप सकता है? ये लॉलीपॉप है, ये मजहबी लोगों को लॉलीपॉप है। वो कहते हैं मोस्ट वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैव एंटिसिपेटेड द डेथ ऑफ रिलीजन। रिलीजन की मौत हो जाएगी, रिलीजन मर जाएगा, सोसाइटी से निकल जाएगा। ये सेकुलरिज्म का देन है। और आगे देखें वो क्या कहते हैं। कहते हैं द मोस्ट इलिस्ट्रियस फिगर्स इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी and psychology have unanimously expressed confidence that their children or surely their grandchildren would live to see the dawn of a new era in which, to paraphrase Freud, ये जो था सिगमंड फ्रॉइड जो था, ठीक है, साइकोएनालिसिस का मानने वाला साइकोलॉजिस्ट, तो फ्रॉइड, द इन्फेंटाइल इल्यूजन्स ऑफ रिलीजन वुड बी आउटग्रोन। क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब यह है कि एनलाइटमेंट के बाद जो सेकुलरिज्म को निखर कर सामने आया है, सोशियोलॉजिस्ट हों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर यह एतमाद जाहिर किया है कि हमारे बच्चे नहीं तो उनके बच्चे एक ऐसे दौर में आंखें खोलेंगे जहां आहिस्ता आहिस्ता दीन, मजहब, रिलीजन उनकी जिंदगियों से जा चुका होगा। अब मुझे बताएं, तो सेकुलराइजेशन के बाद जो सेकुलर स्टेट बनेगी, वहां रिलीजन की क्या हैसियत और औकात होगी? ये एक लॉलीपॉप था। आपके खुद लोग कह रहे हैं, मैंने कोई आयत और हदीस तो नहीं पढ़ी, आपके लोग कह रहे हैं, तो लॉलीपॉप कैसे दे सकते हैं आप? ठीक है, ये ख्वाब देखा जा रहा था जब सेकुलरिज्म का बीज वेस्ट के अंदर बोया गया। अब इसका क्लाइमैक्स आपको दिखाता हूं। एक स्कॉलर हैं क्रिस्टन स्मिथ, उन्होंने एक किताब लिखी जो कि पब्लिश हुई 2003 में, और इस किताब का नाम है द सेकुलर रेवोल्यूशन, पावर, इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सेकुलराइजेशन ऑफ अमेरिकन पब्लिक लाइफ। मजे की बात आपको बताता हूं, पहले ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। द सेकुलर रेवोल्यूशन के अंदर जो इन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा, उनका मानना ये था कि इस वक्त ये बहस चल रही है वेस्ट के अंदर कि मजहब का डिक्लाइन किस बुनियाद पर हुआ है, क्योंकि मजहबी हल्के इस चीज के अंदर पड़े हुए हैं। किस बुनियाद के ऊपर हुआ है? कुछ कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ने मजहब को खत्म किया है। मॉडर्नाइजेशन, बाय मॉडर्नाइजेशन इट मींस कि मॉडर्निज्म को हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल एपिसोड के अंदर, मगर इन शॉर्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये आपका लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया जाए, जदीद तौर तरीकों को अपनाया जाए और एक ग्लोबल कल्चर और ट्रेडिशन और नॉर्म्स को अपनाया जाए। सो दैट्स व्हाट दे कॉल मॉडर्निज्म। और अभी तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बातें चल रही हैं, यानी ये है कि पूरी दुनिया का एक ही कल्चर हो जाए। न्यू ईयर, वुमेन्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यानी एक ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल ट्रेडिशन और ग्लोबल रिलीजन के तौर पर मुतारिफ कराया जाए। ठीक है जी। तो अब वो ये कहने लगे कि मजहब का डिक्लाइन किस बुनियाद पर हुआ है। वो एक थ्योरी ये थी कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है, मगर मजे की बात बताऊं, ये सेकुलरिज्म का सेहरा इन्होंने खुद सजाया है, हमने नहीं सजाया भाई, खुद सजाया है। और वो क्या सजाया है? वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट
और एजुकेटेड लोग इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करते गए, और वो सेकुलर थे, एथियस्ट थे, न्यूट्रल थे, मजहब को नहीं मानते थे। तू इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेकुलराइजेशन होती चली गई और उन्होंने मॉरल अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर स्टेट सेकुलर होती चली गई। और जब स्टेट सेकुलर हुई, मजहब का डिक्लाइन हुआ। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो स्टेट सेकुलराइज होती जाएगी, वहां मजहब आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता जाएगा। तो अब कोई ये लॉलीपॉप दे कि सेकुलर स्टेट रिलीजियस स्टेट से बेहतर है, क्यों? क्योंकि वहां रिलीजियस सबको पीस एंड हार्मनी के साथ रहने दिया जाएगा। सॉरी सर, सॉरी। ये फिलोसॉफिकली भी आपके सामने दिखा दिया, हिस्टोरिकली भी आपके सामने दिखा दिया, जो वेस्ट के अंदर हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ है क्रिश्चियनिटी के साथ। अब हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे, आगे मिसालें आएंगी। तो ये अब आप हवाला पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा पॉइंट। अब सुने जरा, वो कहते हैं द डिक्लाइनिंग अथॉरिटी ऑफ रिलीजन वाज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, पहली वाली येलो हाईलाइट जो की है। The declining authority of religion was not the byproduct of modernization, but rather the international achievement of cultural and intellectual elites, including scientists, academics, and literary intellectuals, seeking to gain control of social institutions and increase their own cultural authority. क्या मतलब है? मतलब यह है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से दीन नहीं गया, बल्कि इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, सोशल वेलफेयर के लिए थी, जैसे जैसे उन्होंने अपने हाथ में इनकी अथॉरिटी ले ली, कल्चरल अथॉरिटी ले ली, और वहां वो क्रिएट करने लगे कल्चर को, तू मजहब की जो है ना वो चीजें डिक्लाइन की तरफ जाती रही। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस, रेदर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हों, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हों, या लेजिस्लेशन की इंस्टीट्यूट्स हों, जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, जैसे जैसे वो सेकुलराइज होते जाएंगे, तू मजहब वहां से निकलता जाएगा। आप देख लेना, ये ऐसी एक चीज है कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रोजमर्रा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में। देखें, जैसे जैसे सेकुलर लोग उन इंस्टीट्यूट्स के डीन, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जैसे जैसे वो सेकुलराइज और एथियस्ट होते जाते हैं, आई एम नॉट यूजिंग डेलिबरेटली, नॉट यूजिंग वर्ड द एथियस्ट वर्ड, सेकुलराइज होते जाते हैं, क्योंकि टॉपिक भी वो है और उस कैटेगरी में वो आते हैं। एथिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है जिसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे वो सेकुलराइज होते जाते हैं, तू वो सोसाइटी मजहब से दूर होती जाती है। यही हाल यूनिवर्सिटीज का है, यही हाल कॉलेजेस का है, यही हाल आपके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स का है। ठीक हो गया? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक सेकुलर स्टेट के अंदर से खुदा को देश निकाला दे दिया जाता है, एक मिसाल के जरिए। 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है। उस केस में एक मेयर होता है। वो मेयर अपना एक नोटरी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए एक बंदे को हायर करते हैं। जब उस बंदे को हायर करते हैं तो याद रखें, जब भी कोई इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो देयर इज एन ओथ जिसको उसने लेना होता है। और वो ओथ बेसिकली इस चीज को क्लियर करती है कि ये बंदा सिंसियर रहेगा, लॉयल रहेगा और रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपनी ड्यूटीज के लिए। ये हमेशा से चलता आ रहा है बाय द हिस्ट्री, जब से स्टेट लेवल की, जब से इंसान ने स्टेट के अंदर या सोसाइटीज के अंदर या अथॉरिटीज के अंडर रहना शुरू किया है, तब तब ये ओथ का सिलसिला रहा है कि ओथ ली जाती है। तो उससे कहा गया आपने ओथ लेनी है। अब ओथ के अंदर यह चीज क्लियर थी कि आप ये बताएं कि खुदा पर आपका यकीन क्या है, उसको यह बताना था। जब उससे पूछा गया कि खुदा के बारे में यकीन क्या है, उसने कहा मैं बताता ही नहीं। उन्होंने उसका ओथ ही नहीं लिया। उसने ना सिर्फ ये कि वहां से रिजाइन किया, उस ऑफर को रिजाइन किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया। पहले ऑब्वियसली पहले छोटे कोर्ट्स में डाला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया 1961 के अंदर। उस मशहूर केस को एक अमेंडमेंट की तरफ मंसूब किया जाता है, जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट भी कहते हैं। ये दूसरी अमेंडमेंट्स की तरफ मशहूर करते हैं, यानी नाम लिया जाता है कि वो केस था। मैं आपको बताता हूं भी वो केस क्या था। उस केस के अंदर इस चीज को रखा गया
कि अगर आप किसी शख्स से ये पूछेंगे कि उसका मजहब क्या है या वो मानता क्या है खुदा के बारे में, तो ये तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी अमेंडमेंट से चीज टकराती है। तो इसीलिए इस शिक को निकाल दिया जाए कि ओथ के अंदर वो ये बताए कि खुदा के बारे में उसका क्या यकीन है। मगर मैं मजे की बात आपको बताता हूं, एक बंदा जो खुदा पे यकीन ही नहीं रखता, वो ओथ क्या देगा? ओथ किस बुनियाद पे ओथ देगा? ओथ का तसव्वुर ही इस बुनियाद के ऊपर होता है, वो किसी एक एक फोकल फितरत जो है, एक मावराई ताकत का मानने वाला होता है, और उसको ये मानना होता है कि अगर वो ओथ तोड़ेगा तो उसको चार्ज किया जाएगा अल्लाह की नजर के अंदर। अदरवाइज बंद कमरे के अंदर वो ओथ तोड़ता रहे, किसको यकीन है? एक एथियस्ट जितना ज्यादा काम खराब कर सकता है, आप मजहबी बंदे से उतना काम खराब करने की तवक्को नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना दे ऑब्वियसली। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि जो मजहबी ममालिक है उनके अंदर हाल देखें गवर्नमेंट ऑफिस का या पब्लिक ऑफिस का, वहां ब्राइब कैसे चलती है, वहां किस तरीके से जो है ना वो सिफारिश है, किस तरीके से मेरिटोक्रेसी का कत्ल किया गया है, कितनी बेरारवी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सवाल ये उठता है कि ओथ की बुनियाद किस चीज पे होगी, ये सवाल था। आपके सामने वो केस है, ये इंसाइक्लोपीडिया है, द फर्स्ट अमेंडमेंट इंसाइक्लोपीडिया, उसमें केस रखा गया जिस केस को कहा जाता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टोरकासो वर्सेस वाटकिंस, 1961 में ये केस रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस के अंदर 367 यूएस 488 केस का नंबर है, 1961 में कहा गया, फाउंड दैट रिक्वायरिंग एन ओथ टू अफर्म बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। वो कहते हैं किसी इंडिविजुअल से ये मुतालबा करना कि वो ओथ में अपने खुदा पर यकीन को अफर्म करे तब उसे पब्लिक ऑफिस मिलेगा, ये चीज वायलेटेड द फर्स्ट एंड 14th अमेंडमेंट्स। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट और 14th अमेंडमेंट को, उसके प्रेम्बल को चैलेंज करती है, उस अमेंडमेंट को चैलेंज करती है, वायलेट करती है, लिहाजा इस चीज को बाहर फेंक दिया जाए। सवाल ये उठता है, सेकुलर स्टेट ने सिर्फ सेकुलरिज्म को सस्टेन करने के लिए खुदा के तसव्वुर को ओथ के अंदर से बाहर फेंक दिया। पॉइंट समझ आया? तो रिलीजन कैसे पनपनेगा सेकुलर स्टेट के अंदर? वो कैसे पनपेगा? सवाल तो ये है। और क्या जवाब रहेगा एक रिलीजियस बंदे के पास कि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए खुदा की कसम खाए? क्यों खाएगा वो? जब एक सेकुलर नहीं खा रहा, वो क्यों खाएगा? और अगर वो नहीं खाएगा तो वो तो सेकुलर की तरह अपर मॉरल ग्राउंड पर तो नहीं है ना, जिस तरह आप समझते हैं हम अपर लेवल पे हैं। वो किस बुनियाद के ऊपर जस्टिस करेगा अपने ओहदे के साथ? ये सवाल था। एक और मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो खुद वेस्ट ने लिखी हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर एक बुक गई है, परसिक्यूशन। उस किताब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हाउ लिबरल्स वेजिंग वॉर ऑन क्रिश्चियनिटी या अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। उस बुक को पढ़ने का आपको बहुत फायदा होगा इस एतबार से कि जो सेकुलरिज्म को वेस्टर्न लेंस के साथ देखकर बड़ा खुश होते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि वेस्ट में ही सेकुलराइजेशन या सेकुलरिज्म के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि सेकुलर स्टेट मजहब वाले लोगों को डंडा देकर रखती है और जबरदस्ती करवाती है उनसे। ये आपके सामने किताब है। सो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब है, परसिक्यूशन, हाउ लिबरल्स आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, डेविड लेम्बॉग की। ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। चंद चीजें, मैं किताब पूरी नहीं बता सकता, चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं जुबानी कलामी। किताब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। इस किताब में बताया गया कि किस तरीके से कनाडा में और अमेरिका में सेकुलर लॉबी ने पब्लिक प्रेयर स्क्वायर को, स्पेस को खत्म कर दिया। तो सेकुलर स्टेट के नीचे मजहब कहां पनपा? इन्होंने कहना शुरू कर दिया बाहर नमाज नहीं पढ़ोगे, जाके पढ़ो। उसने बताना शुरू किया कि किस तरीके से अमेरिकन हिस्ट्री में और कनाडियन हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीजों को ऊपर प्रेशर किया गया कि आपने ये जो सलीब है, ये चीजें हैं, ये क्यों नहीं करनी। किस तरीके से सेकुलर लॉबी होमोसेक्सुअलिटी को और लिबरल नॉर्म्स को, लिबरल वैल्यूज को इंपोज कर रही है बाय फोर्स, बाय प्रेशरिंग देयर सोसाइटी, बाय प्रेशरिंग पेरेंट्स, एजुकेशन सेक्टर के अंदर या दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर कैसे इन्फोर्स कर रहे हैं। ये चीज
किस तरीके से एक वॉर वेजिंग सिचुएशन है वेस्ट के अंदर जो कि सेकुलर लॉबी कर रही है। ये किताब आपके सामने। इसके अलावा एक किताब मुझे हो रही थी, अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस। चूंकि वो जिमी कार्टर क्रिस्टन है और वो सदर था खुद, ये किताब भी पढ़ने वाली है। जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, मैंने पहले भी एक दफा ये किताब रिकमेंड की थी, अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस। उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे लिबरल जो सोसाइटी है, ये लिबरल लॉबी है, जो सेकुलर लॉबी है, वो किस तरीके से अमेरिका के मॉरल क्राइसिस के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्यों किया जा रहा है एक सेकुलर स्टेट के अंदर? एक बंदे को इजाजत दो हिजाब करने की, हलाल मीट खाने की, मस्जिद बनाने की, अजान देने की, नमाज पढ़ने की। आप तो रिलीजियस स्टेट नहीं है ना, आप तो सेकुलर स्टेट हैं। आप इजाजत दें। और कोई आकर अगर कहे इस्लाम में इजाजत है, तो भाई हम तो रिलीजियस स्टेट है ना, हमें छोड़ दो, हम वो बताएंगे क्या है। आप अपना बताएं, आपका सेकुलर लॉलीपॉप किधर गया? क्या रिलीजियस जो है ना फ्रीडम होती है, वो किधर गया? अब यहां से मैं शुरू करने लगा हूं वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो निहायत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आपकी तवज्जो पहले से ज्यादा चाहिए होगी। कोई ये कह सकता है कि ये माजी की चीजें हैं। माजी में इंसान एवोल्यूशनरी प्रोसेस से, ग्रेजुअली प्रोसेस से गुजरता है और बेहतर से बेहतर होता जाता है। गो कि ये लॉलीपॉप आज भी दिया जा सकता है, मगर कल से तो आज बेहतर था ना। क्या वजह है कि जो प्रोसिक्यूशन, जो है ना ऑपरेशन हम 19th सेंचुरी के अंदर सेकुलरिस्ट का देखते थे, चाहे वो फ्रेंच लिबरल्स हों या जर्मन्स हों या ब्रिटेन जो लिबरल्स हैं वो हों, जो भी इन्होंने किया पूरी दुनिया के अंदर, हम उस चीज को देखते हों, हमें आज भी वही चीज नजर आ रही है। तो ये आपकी एवोल्यूशन थोड़ी ज्यादा ही स्लो नहीं हो रही? इस एवोल्यूशन को थोड़ा तेज करें, इसकी स्पीड को मल्टीप्लाई 2 करें, ताकि हमारी जान जल्दी छूटे। आपकी स्पीड बहुत स्लो है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कोई ये कह सकता है कि ये मादी की मिसालें थी, तो सिर्फ एक कंट्री को देखें। अगर मैं सैर करने पे आता तो मुझे बड़ी लंबी सैर करनी थी। मैं कुछ दर्जनों के करीब ममालिक जो हैं उनकी मिसालें आपके सामने रख सकता था, जो सेकुलरिज्म का क्लेम करती हैं और किस तरह मजहब का कत्लेआम करती हैं, लिटरली कत्लेआम करती हैं, और किस तरीके से वो लोग ऑपरेशन करते हैं, इंपोज करते हैं लिबरल वैल्यूज को मजहब के ऊपर या मजहबी तबके के ऊपर, रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर या कम्युनिटीज के ऊपर। मैं सबकी मिसालें नहीं दे सकता, और मैंने चुना एक ऐसी मिसाल को जहां से सेकुलरिज्म की बुनियाद पड़ी थी, जहां से वो उठे थे, यूरोप। उनमें से एक मुल्क को लेते हैं और वो मुल्क है फ्रांस। फ्रांस फ्रांस के बारे में अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो करीबन 2 साल पहले की है, 8 मिनट और 24 सेकंड की। फ्रांस, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म। इस डॉक्यूमेंट्री को आपने जरूर देखना है, जरूर भी जरूर देखना है। 8 मिनट 24 सेकंड की है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि फ्रांस जो कि 1905 में एक लॉ पेश हुआ था, जिसको लाइसीते या लाइसिते फ्रेंच के अंदर इसको बोलते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग बन जाएगा या रफ मीनिंग बन जाएगा सेकुलरिज्म। तो फ्रांस जो है वो 1905 यानी 1905 के अंदर सेकुलर स्टेट के तौर पर डिक्लेयर हो गया था। चर्च को साइड पे कर दिया गया था फ्रांस की स्टेट से, और चर्च को निकाल दिया था। मगर मजे की बात यह है कि जैसे जैसे फ्रांस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये रिलीजियस क्रैकडाउन कर रहे हैं, रिलीजियस लोगों के लिए जमीन को तंग कर रहे हैं, उनकी जो सिंबल्स हैं उनको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्या है ये? किस बुनियाद पे है? ये तो सेकुलर स्टेट थी और मॉडर्न सेकुलर स्टेट है। 2004 के अंदर एक लॉ किया जाता है, लॉ बनाया जाता है जो बैन करता है रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल के अंदर, टर्बन्स को, हेडस्कार्फ को, क्रॉसेस को, किप्पा को, टोपी वगैरह जो यहूदी पहनते हैं, इन चीजों को बैन किया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लायक है। आप जजीरा पे मैंने आपको बता दिया, आप सर्च करेंगे फ्रांस, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, 8 मिनट 24 सेकंड की ये डॉक्यूमेंट्री है, इसको जरूर देखें। अब लाइसिटी जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मगर उससे पहले आपको यूरो क्राइसिस न्यूज मैं दिखाना चाहता हूं, जो एक मुस्लिम लड़की ने लिखा, जिसका नाम है तंजीला जमाल। वो ये फरमाती हैं कि जो ये लाइसिते
जो सेकुलरिज्म को डिफाइन करता है फ्रांस के, बेसिकली इसको ही वेपनाइजेशन किया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए अगेंस्ट मुस्लिम्स, पुशिंग मोर टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। और नीचे देखें वो मिड के अंदर जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया, वो कहते हैं कि इस नाम के ऊपर, सेकुलराइजेशन के नाम के ऊपर ऐसी पॉलिसीज इंक्लूड की जा रही हैं जिनमें नकाब को, हिजाब को, प्रेयर को, टोपी को, दाढ़ी को, मस्जिद को, होम स्कूलिंग को, कुरान की तालीम को, अजान को, मदरसा को, कुरान की पब्लिकेशन को, दावा स्टॉल्स को, इस्लामिक प्रीचर्स को, इस्लामिक इवन यूट्यूबर्स को बैन किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। सवाल ये उठता है, भाई आपके पास तो लाइसेंस था, सेकुलराइजेशन था, आपने उसी को वेपनाइजेशन बना लिया है, कर लिया है। और अजीब बात आपको बताऊं, जब से फ्रांस में इस्लामोफोबिया की एक बड़ी लहर आई है और ये स्टेट लेवल तक, इंडिविजुअल से लेकर स्टेट लेवल तक पहुंची है, इसके बाद से मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा और उनको कॉर्नर करना और उनको बुली करना और उनको इवन प्रोसिक्यूट करना, इसके वाकयात बड़े हैं, कम नहीं हुए। अब ये मॉडर्न सेकुलर स्टेट थी। क्या है जी, वाकयात होते हैं 2016 के अंदर लोगों को मारा जाता है, वाकयात होते हैं स्टैबिंग के, नोट्रेडाम बेसिलिका मारा जाता है लोगों को, फैटल स्टैबिंग की जाती है एक पुलिस वुमेन के ऊपर साउदर्न फ्रांस में जो मुसलमान थी। मुसलमान लोगों के ऊपर बार बार मारने के वाकयात सामने आते हैं, हिजाब को खींचा जाता है, निकाब को उतारा जाता है, धक्के मारे जाते हैं, बस के अंदर बुली किया जाता है, वर्क प्लेस के ऊपर टोका जाता है, दाढ़ी को पकड़ के मारा जाता है। ये सारे मामला किए जाते हैं। और स्टेट का जो हेड है मैक्रोन, वो हेब्डो की तारीफ कर रहा, चलो जी जाने दो, उस पर उसकी करता है, जाने दो, इनके बनाओ, इनकी जो है ना वो ब्लास्फेमियस कार्टून बनाओ। भैया आप तो सेकुलर थे जो ऑनर करता था किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को, किधर के आपका मॉडर्न सेकुलरिज्म? इसका मतलब है आपने लॉलीपॉप दिया था, आपने लोगों को चूना लगाया था कि वो अपने हुकूक से दस्तबरदार हों, खुद को न्यूट्रलाइज करें, अपनी इम्यूनिटी वॉल्स को ड्रॉप करें, अपनी शील्ड्स को नीचे गिराएं, ताकि आप उनके नीचे से सेकुलरिज्म का कारपेट छीन कर और उनके ऊपर लिबरल, एथियस्टिक, मिलिटरिस्टिक मॉरल वैल्यूज को इंपोज कर सकें, इंफोर्स कर सकें। ये किया आपने। अब यहीं पर बस नहीं, सबसे पहले मैं आपको उसका दीदार करवा देता हूं जो सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट का 1905 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और चर्च और स्टेट को अलग कर दिया गया था। ये आपके सामने लाए सीते आपके सामने है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ये कहता क्या है। आपके सामने है कि ये लाइसेते है क्या और इसके ओरिजिन्स क्या हैं। इसका रफली ट्रांसलेट किया जाए तो सेकुलरिज्म है। ये 1905 के अंदर कानून के तौर पर पेश किया गया, जिसमें ऑफिशियली सेग्रीगेट किया गया चर्च को गवर्नमेंट से, और इस सेग्रीगेशन के अंदर सेपरेट कर दिया गया चर्च और स्टेट को रूल एंड रेगुलेशन के एतबार से। द फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म आल्सो प्रॉमिस टू गारंटी द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। जो फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म था, ये प्रॉमिस करता था, वादा करता था, गारंटी करता था कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो वो कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लाइसिटी इज नॉट फंडामेंटली एंटी रिलीजन बट रादर अ प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। अफसोस की बात यह है कि आप तो हमें ये लॉलीपॉप देते रहते कि सेकुलरिज्म एंटी रिलीजन नहीं है, बल्कि फ्रीडम को, रिलीजन की फ्रीडम को ये गारंटी करता है, प्रॉमिस करता है। ये तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गया। मैंने आपको कहा था मैं दुनिया में सेकुलर स्टेट्स में से सिर्फ एक की मिसाल रख रहा हूं, और चावल का एक दाना, देग का एक दाना ही चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा सेकुलरिज्म किस तरीके से बाय द पैसेज ऑफ टाइम कितना को इवॉल्व हुआ है और कितना हुआ है। और बिल्कुल ये अपने क्लासिकल फंडामेंटल्स और लिटरेचर के मुताबिक है कि नहीं। ये जहां बोला गया था कि सेकुलर होकर आप गैर मजहबी नहीं हो सकते, टेंशन नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता मजहब को खुरेच कर आपके अंदर से निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्स वेबर ने कहा था एसेज ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर कि देयर आर 3 इंटेग्रल कंपोनेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म। आपके अंदर से मजहब को खुरेद के निकालना, आपकी बोटियों के अंदर से निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। यही वजह है कि फ्रांस इस वक्त इस जगह के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब कोई ये कह सकता है, मुझे पता है
मैं अभी कह दूं क्योंकि मुझे पता मैं बाद में भूल जाऊंगा कुछ चीजें, मैंने कोई चीज भी लिखी नहीं हुई, जो मेरे सामने मैंने रेफरेंसेस तैयार किया मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूं, तो मुझे भूल ना जाए इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं, बोलना मैं बाद में चाहता था, मगर मुझे पता मुझे भूल जाएगी। अब अगर कोई सेकुलर माइंड ये कहे, या कोई प्रो सेकुलरिस्ट या प्रो सेकुलरिज्म या सेकुलरिज्म का एडवोकेट ये कहे कि आप एक स्टेट की बात कर रहे हैं, फ्रांस को तो हम भी कंडेम करते हैं, इससे आप पूरे सेकुलरिज्म को क्यों कह सकते हैं? यही बात जब हम किसी मुस्लिम स्टेट के बारे में कहते हैं कि वो अगर रिलीजियस स्टेट गलत कर रही है तो वो इस्लाम के प्रॉपर उसूलों पर नहीं है, तो आप हमारी जुबान खींच लेते हैं हलक से, आप हमारी बात नहीं सुनते। आप उस वक्त इस्लाम को ब्लेम करते हैं। हम कह कहकर थक जाते हैं कि मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट के अंदर फर्क है। आप हमारी बात नहीं मानते, आप नहीं सुनते। आज भी सुनो, हमारे सामने भी फ्रांस एक मॉडल सेकुलर स्टेट है जिसको हम सेकुलरिज्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए पेश कर रहे हैं। तो हमें ये लॉलीपॉप मत दो कि सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता भाई। ये मैंने एक मिसाल दी है, मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूं। जर्मनी है, डेनमार्क है, ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है, छोड़ दें, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हमने एक मिसाल दी है। तो इसलिए कोई ये ना कहे, हम भी तब रोते हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लाम को प्रॉपरली जब जो है ना इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आपको उसके रिजल्ट नजर आएंगे। मगर छोड़े बहरहाल, मैं अभी इस्लाम के इशू पर बात नहीं करना चाह रहा, सेकुलरिज्म को टैकल करने की बात हम कर रहे हैं इंटरनली। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक इस लाए जो मैंने आपको बताया लाइसिते है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बजाय इसके कि किसी मुस्लिम आर्टिकल को या मुस्लिम वेबसाइट के ऊपर जाता, मैंने ऑफिशियल यूरो न्यूज की जो साइट है उसको फोकस किया और वो आपके सामने रखा। यूरो न्यूज बताती है व्हाट इज सेकुलरिज्म और लाइसिटी इन फ्रांस। वो कहते हैं फ्रांस इज अ सेकुलर कंट्री इन दैट इट क्लेम्स इट इज ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन, सपोर्टिंग नाइदर रिलीजन नॉर द एब्सेंस ऑफ इट, एज वेल एज नॉट हैविंग अ स्टेट रिलीजन। वो तो हम बता चुके हैं ना, सेकुलर भी एक रिलीजन ही है, सेकुलरिज्म भी। खैर, तो लाइसिते फ्रांस का सेकुलर क्लेम ये करता है कि हम न्यूट्रल हैं रिलीजन के मैटर में, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं ना हम इसको खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हलाल मीट को तुम साइड पे कर रहे हो, हिजाब को तुम उतरवा रहे हो, मस्जिदों पर तुम पाबंदी लगा रहे हो, इस्लामिक लिटरेचर को तुम बैन कर रहे हो, मुस्लिम होम स्कूलिंग को तुम बंद कर रहे हो। जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सट्रीमिज्म को या टेररिज्म को टैकल करने के लिए होने चाहिए थे वो करो, मगर मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने का कहां से तस्वुर आ गया इस सेकुलरिज्म में? तो दैट मीन्स कि सेकुलरिज्म है ही ये। तो आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द फ्रेंच स्टेट डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन and guarantees their peaceful coexistence in respect of the laws and principle of the republic. The government's website reads, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है ये सारी बात। मगर एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके बरक्स बात करता है कि जब से फ्रांस के अंदर सेकुलरिज्म की धज्जियां और लाइसिटी को वेपनाइज किया गया है, उसके नतीजे में क्या चीज निकली है ये आपके सामने। एमनेस्टी इंटरनेशनल 29 मार्च 2021 में कहता है कि रिपब्लिकन वैल्यूज लॉ रिस्क्स डिस्क्रिमिनेशन, और वहां पर फ्रेंच सेनेट के अंदर डिबेट पेश की गई इस चीज के ऊपर कि आपको सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करना है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो लॉ पेश किया गया मैक्रॉन की जानिब से और रिपब्लिकन वैल्यूज इंप्लीमेंट करवाने के लिए, उससे डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही है। तो अब वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो कहते हैं दिस प्रपोज लॉ इज वाइड ओपन टू अब्यूज। जो लॉ पेश किया गया है, इस लॉ के जरिए तो माइनॉरिटीज को या रिलीजियस कम्युनिटीज को अब्यूज किया जा सकता है, एट अ थ्रेट टू द वेरी फ्रीडम्स द फ्रेंच अथॉरिटीज क्लेम टू स्टैंड फॉर। 1905 में जिस बुनियादों के ऊपर फ्रांस को सेकुलर किया गया था, यह बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहा है, मगर कोई उठ के नहीं कहता, क्योंकि सेकुलरिज्म का प्लान ही ये था कि पहले इनको लादीन करो, इनको नॉन रिलीजियस करो, जब ये अपनी अय्याशियों में लग जाएं, जब ये दीन की अहमियत को छोड़ जाएं, तो फिर इनके नीचे से सेकुलरिज्म का खींच के अपनी मोरालिटीज इंपोज करना शुरू कर दो। तो ये थ्रेट है इसको। अब यहीं पर बस नहीं, मैं आपको
अनादोलो एजेंसी की AA की मैं आपको बताता हूं, गो कि ये टर्किश एजेंसी है, मगर ऑब्वियसली ये स्टैट्स इन्होंने दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने पहले यूरो न्यूज और एमनेस्टी इंटरनेशनल पेश किया इस थ्रेट के हवाले से कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं फ्रांस में इस्लामोफोबिक अटैक्स अप शार्पली लास्ट ईयर। तो 2021 के अंदर वो कह रहे हैं, 2021 में जनवरी पहले दिन यानी पहले महीने में वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिक अटैक्स जो हैं उनमें इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया है? अप टू 53%। 53% इंक्रीज हुआ है फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिक अटैक्स। देयर वर 235 अटैक्स अगेंस्ट मुस्लिम्स इन 2019, बट अब मॉनिटरिंग ग्रुप कहता है कि तबाही बच गई है। हजारों के अंदर लोग मरना शुरू हो गए, हजारों के अंदर लोग भागना शुरू हो गए। ये सेकुलर फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। अब यही सवाल यूरो न्यूज ने रखा है, पता है क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म फ्लॉप हो रहा है, फेल हो गया है फ्रांस के अंदर। ये एक स्टेट का हाल रखा है मैंने। तो यूरो न्यूज सवाल रखता है, इज सेकुलरिज्म वर्किंग इन मॉडर्न डे फ्रांस? क्या सेकुलरिज्म वाकई मॉडर्न डे फ्रांस में? आपके सामने मिसाल है ना जी, हाँ जी, आपके सामने है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? Some observers have said France is going through an identity crisis and secularism is being used as a key weapon in that. चलो जी, कहानी मुक गई है, कहानी मुक गई। वो कहते हैं फ्रांस इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस में गुजर रहा है और सेकुलरिज्म को एक वेपन के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो सेकुलरिज्म एक वेपन के तौर पर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, तो ये अच्छा कैसे हुआ? और सेकुलर रहा कहां जो लॉलीपॉप ये दुनिया को देता था? किस बुनियाद पर रहा? आगे बढ़े। वो कहते दैट लाइसेटी इज बीइंग यूज्ड पर्टिकुलरली अगेंस्ट मुस्लिम्स by some political commentators and politicians to make them remove visible signs of their religion. वो कहते हैं यही 1905 का फ्रांस का सेकुलर स्टेटमेंट जो थी लाइसेते, इसी को ही मुसलमानों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं ताकि मुसलमानों के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, मस्जिद को, टोपी को, दाढ़ी को, पर्दे को, हिजाब को, इन चीजों को रिमूव किया जाए। मार्केट के अंदर से हलाल टैक्स को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है जी, मस्जिदों को रिमूव किया जा रहा है, इस्लामिक लिटरेचर को बैन किया जा रहा है। तो सेकुलरिज्म किधर गया? ये वर्क कर रहा है। यूरो न्यूज है सर, ये जियो न्यूज नहीं है, ये इंडिया टीवी न्यूज नेशन नहीं है, ये यूरो न्यूज है लाला जी। आखिरी लाइन देखें, वो कहते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म दैट ऑल सिटीजंस ऑफ द रिपब्लिक शुड बी द सेम। अब ये पॉइंट चेक करना जरा, यूरो न्यूज क्या कह रहा है जी? वो कहते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म की ये तारीफ या सेकुलरिज्म की ये फिलॉसफी कि सारे रहने वाले शुड बी द सेम, एक तरह ट्रीट किए जाएंगे, इज डिफिकल्ट टू अचीव इन मॉडर्न फ्रांस। चलो जी, कहानी मुक गई है। वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म का ये लॉलीपॉप कि सब इंडिविजुअल्स को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इज डिफिकल्ट टू अचीव इन मॉडर्न फ्रांस। मॉडर्न फ्रांस के अंदर ये आपको चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सिंपल। अब ये तो बात है चंद केसेस की। अभी रिसेंटली एक वाकया गुजरा है, आपको वो भी दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रांस 24 की न्यूज है, 2022 यानी अभी साल भी मुकम्मल होने को नहीं हुआ। चलो ठीक है, हाँ, ये साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 10 महीने हो गए हैं इस वाक्य को। एक फुटबॉलर है जो कि इस वक्त सेनेगल का है, यानी वेस्ट अफ्रीका की साइड पर है। और ये मैं बताना जरूरी समझता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। ये याद रखें कि जो फ्रांस है, जो फ्रेंच थे, इनकी भी कॉलोनीज थी, ये भी कॉलोनाइज करते थे एरियाज को, जैसे अलजायर को किया, जिसको अल्जेरिया कहते हैं, इसी तरीके से वेस्ट अफ्रीका के कुछ लोगों को किया, यहां तक कि फ्रेंच और पुर्तगाल गोवा की बीच तक भी आए थे। ये जिसको वास्को डे गामा कहा जाता है, ये पुर्तगालीज और फ्रेंच मिक्स होकर यहां पर आए थे गोवा की बीचेस के ऊपर, मगर वहां से मार खा के निकल गए और यहां पर ब्रिटिश की हुकूमत रह सकी इंडिया के अंदर। तो फ्रेंच और पुर्तगालीज, इनकी भी कॉलोनीज थी जैसे ब्रिटिश की थी।
इसी तरीके से अमेरिका और कनाडा की साइड के ऊपर फ्रेंच भी गए थे। यही वजह है कि करंट कनाडा की बड़ी मेन लैंग्वेजेस में फ्रेंच भी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि अलजायर के अंदर भी फ्रेंच है, मोरक्को, ठीक है, अलजायर, मोराकश, ये एरियाज के अंदर आपको फ्रेंच टचेस दिखाई देंगे क्योंकि ये भी उनकी कॉलोनीज थी। इसी तरीके से जो वेस्ट अफ्रीका के गैम्बिया है, सेनेगल है, कुछ और कंट्रीज हैं, वहां पर भी लैंग्वेजेस में फ्रेंच आपको जुबान दिखाई देगी। फ्रेंच लोग वो भी जुबान बोलते हैं क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनीज रही हुई हैं। अब आपको लेके आते हैं, तो फुटबॉल की एक टीम आई और उस टीम में एक लड़का था सेनेगल का, जिसका नाम है इद्रीसा गुयाई। इद्रीसा गुयाई जो है, इस बंदे ने एक फुटबॉल का मैच नहीं खेला फ्रांस की तरफ से क्योंकि ये उनके क्लब का मेंबर था। उसकी वजह यह बताई गई, यानी ये क्लेम किया गया है एलिजिडली, कि इसने वो मैच इसलिए नहीं खेला कि उस मैच में टीम को जो टी शर्ट्स पहनाई जा रही थी यूनिफॉर्म के तौर पर, उसमें एलजीबीटीक्यू का बैज लगा हुआ था और उनका फ्लैग लगा हुआ था, होमोसेक्सुअल्स का। इस बंदे ने वो शर्ट नहीं पहनी और उस शर्ट ना पहनने की वजह से या ना पहनने के लिए ये उस मैच से कोई भी उजर बना के उस टीम को या डायरेक्टर को कह के निकल गया, मैं ये मैच नहीं खेल सकता, मैं बीमार हूं या फलाना हूं। इन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया और उसको खड़ा कर दिया मार्केट के अंदर और उससे कहा कि एक्सप्लेन करो कि तुम इन होमोफोबिया एक्यूजेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हो, इधर खड़े हो, अन्ना तुम पे बैन लग जाएगा, बताओ जरा, समझाओ, ठीक है। अच्छा, ये अब आर्टिकल को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। उसने क्या क्या इसमें एक्सप्लेन किया। वो कहता है Paris Saint-Germain midfielder Idrissi Gana Gueye has been ordered by the French Football Federation's ethics board to answer accusations. क्या accusation है? He missed a game to avoid wearing a rainbow jersey in support of the LGBTQI plus movement. इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के खिलाफ तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी? सेकुलरिज्म कहां गया है? मुझे तो बताया गया था सेकुलरिज्म है, मुझे तो बताया गया था कि इंडिविजुअल के बिलीफ को ऑनर किया जाता है। हमें तो भाई लॉलीपॉप दिया गया था कि सेकुलर हो जाओ तो हर बंदे को उसका राइट होता है, वो जिस चीज को प्रैक्टिस या प्रोफेस करना चाहे। तो ये जनाब लिबरल मॉरल वैल्यूज कहां से इन्फोर्स होना शुरू हो गई? ये एलजीबीटीक्यू की शर्ट पहननी है, ये क्या चक्कर है? ये समझ से बाहर है। अब आगे चले। वो कहते हैं कि एक मैच इसने पहले भी नहीं खेला और उसकी वजह उसने ये बताई कि उसको इंजरी हुई है। अब मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि आगे ग्यू से कहा गया कि मस्ट इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी और से द रूमर्स he refused to take part in French football's fight against homophobia are unfounded according to a letter seen Wednesday by AFP addressed to the player. उसको फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन एथिक्स बोर्ड की तरफ से यह फोर्स किया गया कि तुम एक अपॉलॉजी, पब्लिक अपॉलॉजी पब्लिश करो, पब्लिक अपॉलॉजी, कि तुम क्यों नहीं शामिल हुए, या ये कहो कि तुम होमोफोबिया नहीं हो बल्कि तुम बीमार, वाकई इंजरी हुई थी, तुम नहीं शामिल हुए। अब ये बंदा डायरेक्ट को फ्रांस के साथ लेना देना भी नहीं, सिर्फ किसी जमाने के अंदर फ्रेंच की कॉलोनी रहे हुए हैं सेनेगल वाले या गैम्बिया वाले, इन्होंने उस बंदे के ऊपर भी पाबंदी लगा दी और उसको कहा कि जनाब ये पेश करो, माफी मांगो। ये ड्रामा किया, हत्ता के ट्विटर के अंदर इसके कंट्री का जो प्रेसिडेंट था, सेनेगल्स प्रेसिडेंट मैकी, वो आ गया मैदान में। उसने कहा आई सपोर्ट इदरीसा गाना गुई, हिज रिलीजियस बिलीव्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा तुहाडी ऐसी की तैसी फ्रेंच वाले हो, बड़े चौधरी, हाँ करते हो गए 19वीं सदी में हम पर हुकूमत, हमें कॉलोनी बनाया था, अब नहीं है। तो ये दो कंट्रीज हैं, सना गैम्बिया, गैम्बिया अलग है सना, इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि करीबन 90 से 95% ये लोग मुसलमान हैं इन दोनों कंट्रीज में। तो जो सेनेगल है वो करीबन 1.5 करोड़ के करीब आबादी है और गैम्बिया जो है उसमें 20-22 लाख के करीब आबादी है। इनमें मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं। उसने स्टैंड लिया, उसने कहा तुहाडी ऐसी दी तैसी, अपने आप को सेकुलर कहते हो,
उस बंदे का बिलीफ है, वो नहीं होमोसेक्सुअल्स को प्रमोट करना चाहता, बड़े सेकुलरिस्ट। तो मकसद कहने का ये है हकीकत, और ये है सारी चीजें। मैं माजरत चाहता हूं, काफी थोड़ा लंबा डिटेल में इसको समझाना पड़ा, मगर आज का मुद्दा हमारा यहाँ खत्म हुआ। इसमें हमने जो चीजें समझी हैं उनका क्रक्स मैं निकाल देता हूं। बड़े पैमाने पर सेकुलरिज्म के बारे में मिसकंसेप्शंस सेकुलर लोग मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में फैलाते हुए दिखाई देते थे। उन मिसकंसेप्शंस को हमने दूर किया। उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने स्टार्ट में आपको दिखाई थी। उनको दोबारा एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि आया वाकई ये मिसकंसेप्शंस जो सेकुलरिस्ट हमें देते फिरते हैं ठीक है। नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आपने देख लिया है। नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल बिलीफ, हिजाब, फुटबॉलर के साथ, पैन हलाल मीट, मस्जिद, दाढ़ी, टोपी, स्कार्फ, क्रॉस, हर चीज को उतार दी। ओके। नॉट इम्पोजिंग मॉरल वैल्यूज अनलाइक रिलीजियस स्टेट, देख लिया। मल्टी फेथ स्टेट अनलाइक रिलीजियस स्टेट, आपने देख लिया। इन चीजों को सामने रखते हुए हमने एनालिसिस किया था। और दूसरी चीज हमने हिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री के साथ इसका लिंक और एवोल्यूशनरी और ग्रेजुअली प्रोसेस से सेकुलरिज्म को जो डेवलप किया गया और उसके इंटेग्रल पार्ट्स जो हैं उनको समझने के लिए हमने जो चीजें रखी वो आपके सामने रखती। इसी तरीके से सेकुलरिज्म टर्म को जिसने कॉइन किया उस एतबार से हमने चीजों को समझा, वो क्या समझता था। इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर हमने देखा, जिसमें हमने चाणक्य अर्थशास्त्र उसको भी देखने की कोशिश की कि हिस्ट्री में दूर से दूर आप निकल जाएं, आपको स्टेट और रिलीजन हैंड इन हैंड दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी समझाने की कोशिश की कि कैसे लिबरल्स एक वॉर वेज किए हुए हैं अपनी वैल्यूज को इंपोज करने के लिए इवन क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के ऊपर। इसी तरीके से हमने एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रख दिया एक मुल्क को मौजूदा दौर में, ताकि आप समझ सकें सेकुलरिज्म क्या है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है ना जी आपको, जरा बता दे। हाँ जी, लोडिंग हो रही है? ये मेरे पास तो आवाज आ रही है, मेरे पास तो सब ठीक है, चल रहा है। किसी का और का होगा, चल रहा है यार, चल रहा है। तो ये चीजें थी, मैंने आपके सामने रखी। इसको मैंने कोशिश किया मुख्तसर रखूं, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिले, एक नई जहत से सेकुलरिज्म को देखा जाए, वो मैंने रख दिया। एक चीज आप समझ लें, मैंने इसमें ना कोई कुरानी आयत पढ़ी है, ना मैंने कोई हदीस पढ़ी है, और ना मैं कोई इस्लामिक सोल्यूशन पेश करना चाहता हूं। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज का एक सिलसिला शुरू कर चुका हूं, जिसमें हम उस आइडियोलॉजी को उसी की बेसिस के ऊपर समझेंगे और उन्हीं के लोगों से पूछेंगे और उन्हीं के हालात और वाकयात से जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम क्या है, इसको हम आखिर में समझेंगे।